so much, sir. पहले तो sir, my name is Khushi Gupta. I am an intern from NGO Avian for India Trust. थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने टाइम दिया हमें इंटरव्यू के लिए। पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में, ताकि व्यूअर्स को मालूम चल सके कि मैं डॉक्टर शशांक हूँ। वेल, आई एम डॉक्टर शशांक। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर की है RML राममनोहर यूनिवर्सिटी से 2022 पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने एक NGO है ममता NGO, उसके साथ काम किया। फिर वेदांत में पास्ट 3 ईयर्स से जनरल फिजिशियन एज अ काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक फेलोशिप की है ALS BLS की ट्रेनिंग में और डायबिटिक में, और फिलहाल रनिंग वेदांत में एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। सर मैं आपसे सर ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी जो मतलब लाइक अभी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले विमेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बारे में। मैंने भी रिसर्च पढ़े थे, काफ़ी ज़्यादा WHO के रिसर्च थे, जिसमें मतलब लाइक विमेंस को सबसे ज़्यादा अगर कोई कैंसर होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर के बाद एक सर्वाइकल कैंसर होता है। सो दो मेजर इश्यूज़ हैं विमेंस को होता है। तो आई वांट यू टू टेल मी कि ऐसा क्या है कि मतलब लाइक लाइफस्टाइल इशू है या फिर कोई हेरिडिटरी जनरेशनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है विमेंस को। अगर होती है तो वो कैसे बच सकती हैं, और उनके कोई वैक्सीन है क्या अवेलेबल, क्या इन फ्यूचर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी कि इसका जो इलाज है वो हो सकेगा। पहले तो आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चंस लिया है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मस्ट इंडिया के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर्स में से आता है। मोस्ट प्रॉब्ली तो रूरल एरिया में जो वुमेन्स होती है उनको तो पता ही नहीं होता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। यहाँ तक कि वो लोग कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि कुछ मतलब गड़बड़ है। अर्बन एरिया में थोड़े लोग डेवलप्ड है तो वो हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन वो भी अभी तक मैं बोलूँगा कि 20 to 30% ही, 70% केसेस में कैंसर्स होने के बाद ही पता चलता है कि कैंसर हो गया है। इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि बाकी कैंसर्स के तो सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन ये दोनों कैंसर्स के सिम्टम्स दिखते नहीं है। ये जब कैंसर्स डेवलप हो जाता है उसके बाद भी नॉर्मली लोग चल रहे होते हैं, नॉर्मली डेली लाइफ चल रही होती है। जब कैंसर 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पहुंच जाता है, दोनों के सर्वाइकल में भी ब्रेस्ट कैंसर में भी, तब वुमेन्स को सिम्टम्स आते हैं, तब वो जाती है हॉस्पिटल, तो उनको पता चलता है कि ये लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर्स होने के सबसे इंपॉर्टेंट कारण, मतलब फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में बताऊंगा, ये है कि उनको जो ब्रेस्ट डेंसिटी होती है, ब्रेस्ट डेंसिटी होती है, प्लस उनको सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया कि वो प्योर मतलब एकदम इम्प्रॉपर हाइजीन हो गया, ठीक है। उनको अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके ना चेस्ट में लंप है, ठीक है, तो वो इग्नोर कर देते हैं वो चीज़ को, हालांकि इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। लाइक जब है ना मेनोपॉज आ जाती है आफ्टर 50, नॉर्मल जो ऑनगोइंग वो होती है, एज होती है, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेन की, उसमें ब्रेस्ट कैंसर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं जैसे कि मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को, क्योंकि उनकी मेनोपॉज आ गई है। मेनोपॉज होता है वुमेन के लाइफ का सबसे बड़ा और क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें ना हार्मोनल पूरी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आफ्टर 50। तो हाई रिस्क वुमेन सबसे पहले वो है। सेकंड है प्योर ये इम्प्रॉपर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस और अनहाइजीन, ये भी है। अगर ब्रेस्ट कैंसर से जैसे अगर बचना है तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आपका मेनोपॉज आ गया है तो रेगुलर 2 या 3 साल में, पहले तो मेनोपॉज के 3 इयर्स के बाद एक मेमोग्राफी होनी चाहिए। रूरल एरिया में इनको ये सब पता नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होता है जब तक डेवलप। अर्बन एरिया में हम लोग ये चीज़ ज़्यादा अवेयरनेस ये इंटरव्यू के थ्रू या कैंप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं रूरल एरिया में। तो सबसे पहले होता है मेमोग्राफी। आप मेमोग्राफी करवाइए। मेमोग्राफी में पता चलता है कि आपको फ्यूचर रिलेटेड भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है कि नहीं। पहला मेमोग्राफी होना चाहिए मेनोपॉज के 3 इयर्स के बाद। सेकंड मेमोग्राफी होना चाहिए मेनोपॉज के 5 इयर्स के बाद। अगर 3 इयर्स और 5 इयर्स में मेमोग्राफी अगर नॉर्मल आता है तो फ्यूचर में चांसेस कम होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। सेम सर्वाइकल कैंसर्स का होता है। सर्वाइकल कैंसर्स में वो भी 50 इयर्स के बाद ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि 50 इयर्स से पहले जो रिप्रोडक्टिव एज होता है उसमें सर्वाइकल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, ये सब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें भी जो अवेयरनेस लेनी होती है वो होती है पैप स्मेयर बोल के एक टेस्ट होता है, जो हमें 50 इयर्स के बाद हम अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को, या जो भी रूरल अर्बन एरिया में हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, ये 3 इयर्स के ये 3 साल, मतलब ये 3 बार, 2, 5, 10 ऐसे ईयर्स के गैप में ये करवाना पड़ता है।
इससे हमें अब अगर आपने एक बार ये करवा लिया तो फ्यूचर में ये होता है कि अब होने के चांसेस 80 to 90% घट जाते हैं। हालांकि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की कोई ऐसे एज होल्ड वैक्सीन बनी नहीं है, ट्रीटमेंट तो कीमो के थ्रू ही होता है, लेकिन फिलहाल रिसर्च इसमें चल रही है सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन में। एक और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है एचपीवी। एचपीवी की वैक्सीन बहुत अच्छी निकल गई है अभी, लेकिन उसकी आउटकम जैसे कि जो यंग एज होते हैं, जो 20 से 30 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि आप अपनी मदर को 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के बाद भी लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें 50% जो दवाई की जो एफिकेसी होती है वो कम हो जाती है। एफिकेसी उसमें ज़्यादा होती है जो यंग एज में लगवाते हैं, उनको आगे जाके एचपीवी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो आए दिन हर हर घर में या फैमिली बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं सबको होती है, वो है डायबिटीज़, शुगर। तो सर डायबिटीज़ पता है कि दो टाइप्स की होती हैं, टाइप ए, टाइप बी। स्पेशली इंडिया में 90 से 95% टाइप बी डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की बात हम करेंगे, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने जब स्टडी कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है डायबिटिक लोगों के हिसाब से। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो प्री डायबिटिक लोग जिनको इन फ्यूचर डायबिटीज़ हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो लोग अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे कैसे चेंजेस करें ताकि उनको डायबिटीज़ ना हो। प्रिवेंशंस में पूछना चाहती हूँ आपसे, रेमेडीज़ पूछना चाहती हूँ उस चीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जैसे आपने बताया टाइप ए टाइप बी, वैसे ही हाँ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चों में होती है, ठीक है, बच्चे में। लेकिन वो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। टाइप 1 में ये होता है कि जो पैंक्रियाज का जो इंसुलिन बनाने का जो सेल होता है वो सेल ही खत्म हो जाता है। तो अब फ्यूचर में तो अब वो सेल को आप डेवलप तो कर नहीं सकते हो, तो वो टाइप 1 तो एज अ परमानेंट लॉस हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है कि पैंक्रियाज इज हेल्दी, लेकिन वो इंसुलिन प्रोडक्शन ही बहुत कम कर रही है। तो इसलिए आप देखे होंगे ज़्यादातर लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस ले लेते हैं बाद में, ठीक है, वो बड़े लेते हैं, छोटे नहीं। तो ये चीज़ टाइप 2 जैसे आपने बोला प्री डायबिटिक, हाँ प्री डायबिटिक 80% पॉपुलेशन डायबिटिक में प्री डायबिटिक रहती है, और मेडिकेशंस तो अपना काम करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेडिकेशन का रोल 40% है, 60% आपका लाइफस्टाइल का रोल है। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी जो लाइफस्टाइल जो आपको चेंज करनी चाहिए वो है आपकी मील। आपको वाइट, जो भी चीज़ वाइट है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बोलते हैं कि वाइट कलर इज एनिमी ऑफ अ डायबिटीज। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो दही हो, खाना चाहिए, लेकिन यू शुड नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ चीज़ उसमें नहीं करना चाहिए। मिथ ये है कि जैगरी में शुगर नहीं होता है, लोग खाते हैं, जैगरी में शुगर होता है, जहर है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। हाँ, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो जैगरी जो है, गुड़ जो है, वो आपके लिए दवाई है। तो जैगरी, कोई भी शुगर वाली चीज़, अब लोग ज़्यादातर आयुर्वेदिक में जाते हैं, जाना चाहिए आयुर्वेदिक में, ठीक है अगर फ़ायदा हो रहा है तो, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू से शुरू स्टार्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं रहता कि डायबिटीज़ हो गया है उनको। तो प्री डायबिटिक कंडीशंस में भी लोगों को नहीं पता होता है कि मैं डायबिटिक से सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जांच करवाते नहीं है, ठीक है। जांच जब तक आप करवाओगे नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं कि आप डायबिटिक हो कि नहीं हो। HbA1c एक जांच होती है जो आपके 3 मंथ्स की शुगर को रेगुलेट करके बताती है। 5 to 6 उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर वो 6 से 7 के बीच में आ रहे हैं तो ये दैट इज प्री डायबिटिक। अगर वो 7.5 से ऊपर जा रहे हैं देन यू आर ऑलरेडी अ डायबिटिक। तो अगर आप जांच कराओगे नहीं, आपको पता चलेगा नहीं। ये सब प्रॉब्लम रूरल एरिया में ज़्यादा आती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैंप्स करें, इनको अवेयर करें कि आप टेस्ट करवाइए, कम से कम ये तो पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। इससे बचने के लिए तो सबसे पहली है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। आपको है ना, बोला जाता है कि जिनकी डायबिटीज़ होती है उनकी कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बढ़ जाती है। फ्यूचर में आपको है ना हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको एक तो है ना, जैसे राइस हुआ, आलू हुआ, शुगर कंटेंट हुआ, ये सब आप लोग को बहुत लो करना पड़ेगा। प्लस आपको बॉडी वेट गेन से बचना पड़ेगा, बिकॉज वेट गेन इज ऑल्सो एनिमी ऑफ डायबिटीज़। आपको सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप डायबिटीज़ को एकदम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और प्री डायबिटिक से वापस से नॉर्मल वे में आ भी सकते हो। लोग बोलते हैं कि प्री डायबिटिक से हम लोग नॉर्मल नहीं आ सकते हैं, नहीं, आप आ सकते हो। आप अपने लाइफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो मेनली तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। अर्ली डिनर, ठीक है, अर्ली डिनर बिफोर 6-6:30। आप खाना से पहले एक बाउल सैलेड खाइए, क्योंकि उसमें कार्ब्स होते हैं।
आप कार्ब्स पहले ले लोगे तो वो डाइजेस्ट जल्दी होगा, और वो प्रोटीन, जैसे बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में प्रोटीन लॉस ज़्यादा होता है, तो डायबिटिक पेशेंट में भी एक बोलते हैं कि एक हद तक ही प्रोटीन लेनी चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज प्रोटीन लॉस फ्रॉम द यूरिन इज़ नॉट गुड थिंग। तो प्री मील, ठीक है, प्री डिनर हो गया, थोड़ा अर्ली डिनर हो गया, और डिनर से पहले सैलेड हो गया, ठीक है, आपको है ना वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा रेगुलर वे में करनी चाहिए। तो आप अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करोगे तो यू विल बी कमिंग फ्रॉम प्री डायबिटिक टू अगेन अ नॉर्मल लाइफ। सर अभी आपने बात की हार्ट अटैक के बारे में, तो सर अभी हार्ट अटैक एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ बन गई, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। तो अभी हाल ही 2025 की रिपोर्ट्स है जिसमें कर्नाटका में 29 ईयर ऑफ एज से लेके 25 साल की एज के बीच के जो यूथ है, यंग एडल्ट हो सकते हैं, तो उनमें हार्ट अटैक के केसेस देखे गए हैं। टोटल 23 डेथ्स हुई हैं 40 डेज के अंदर, और उसमें से 5 लोग बच्चे थे। तो इतनी यंग एज में कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, तो फिर उसका क्या रीज़न हो सकता है कि इतने छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है? हार्ट अटैक होने के कई सारे रीजंस होते हैं। अब यंग एज में हालांकि हार्ट अटैक होने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। अगर हार्ट अटैक होने की सबसे बड़ी चांसेस होते हैं, जैसे कि कोई पाइप है, अगर आप उस पाइप को जाम कर दोगे तो ब्लड, वो पानी नहीं जा पाएगा। वैसे ही अगर कोई नस या कोई वेसल है अपने बॉडी में, अगर उसके अंदर कोई कचरा जम जाता है तो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो ब्लड धीरे 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 काम करना बंद कर देगा। उस केसेस में मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न है वो है लाइफ स्टाइल। लोग सोचते हैं कि जब मेरे को डायबिटीज़ है नहीं, कोलेस्ट्रॉल है नहीं, और है ना, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वो लोग हार्ट की चेकअप्स नहीं कराते हैं। हार्ट का चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक रेगुलर बॉडी चेकअप तो साल में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, ये होना ही चाहिए। उसमें मोस्ट प्रोबेबली अपने वाइटल ऑर्गन्स 3 होते हैं, एक लीवर, एक हार्ट और एक ब्रेन। ये इन 3 चीज़ों का तो जांच आपको कराना ही चाहिए, चाहे यू आर हेल्दी चाहे यू आर अनहेल्दी। तो मेन जो ये इनके जो कॉजेज है, जो मेन कारण है, वो है लाइफ स्टाइल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बच्चे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर ज़्यादा ऑयली फूड ये सब ले रहे हैं तो प्लेग बोल के एक बॉडी में जमने लग जाती है, जिसकी वजह से वो प्लेग के कारण ब्लड फ्लो इतना कम हो जाता है, वो अभी नहीं पता चलता, वो स्लोली स्लोली प्लेग पूरा ही ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। सेकेंड, लीवर हेल्थ के कारण भी बॉडी में हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि लीवर से जो भी नस या जो भी वेसल्स निकलती है वो वाया हार्ट गुजरती है, और लीवर की जो ब्लड प्यूरिफाई होती है वो सबसे पहले हार्ट में जाती है। तो वो लीवर अगर मतलब ब्लड में इम्प्योरिटी डाल देगा तो फिर हार्ट में इम्प्योरिटी आएगी, और इसकी वजह से हार्ट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। बचने के चांसेस यही है कि आप चेकअप्स कराइए, आप है ना थोड़ा ऑयली फूड शुरू से कम खाइए। पहले केसेस में, पुराने केसेस में ये सब चीज़ नहीं होते थे, बिकॉज दे नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। अब उसका बहुत रैंडम चल गए हैं। स्मोकिंग, ये भी बहुत बड़ी लीडिंग कॉज है। स्मोकिंग बहुत लीडिंग कॉज है हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग इनहेल करते हैं स्मोकिंग के थ्रू, वो भी हार्ट में जाके जमती है। तो ये सब स्लो सिम्टम्स है जो आपको 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल में नहीं दिखेंगे, 10 साल 15 साल लग जाते हैं दिखने में, और फिर ये अचानक से आता है। तो यही मेन रीजन है कि आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। नो मेडिकेशन फॉर यंग एज। आप लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करिए तो आप इस चीज़ से बच जाओगे। बात करना चाहूँगी सर, अभी ये मेदांता हॉस्पिटल में अभी मैंने रिसर्च करी तो उसमें पता चला कि 6 मंथ्स के अंदर 180 रोबोटिक सर्जरी की गई है। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन फ्यूचर में कि ये रोबोटिक्स आपके मेडिकल फील्ड में और ज़्यादा इंडल्ज होगा? क्या इसका मतलब लाइक क्या ये बेटर है एक ह्यूमन डॉक्टर के? क्या इन फ्यूचर एआई रिप्लेस कर देगा एक ह्यूमन डॉक्टर को? रोबोटिक जो सर्जरी है काफ़ी हद तक बेटर भी है, और है ना काफ़ी हद तक इसके डिमेरिट्स भी है, काफ़ी हद तक मेरिट बहुत अच्छे भी है इनके। अब जैसे एआई तो इस चीज़ को आप है ना सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, बिकॉज कितनी चीज़ें ऐसे होती है वेयर यू नीड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। डॉक्टर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई सारे मशीन होते हैं, मशीन्स बहुत माइन्यूट वर्क करते हैं जो कि ह्यूमन हैंड नहीं कर सकता। बहुत माइन्यूट चीज़ होते हैं, आपने मशीन को प्रोग्राम कर दिया, वो चीज़ मशीन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी वो वर्क करती है। बहुत माइन्यूट चीज़ भी मशीन पकड़ लेती है। तो हम लोग, हाँ, मशीन अगर डायग्नोस्टिक
एरिया में अगर ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाए, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इस समय ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ज़्यादा है ना क्या होता है उसमें है ना आगे मशीन उसमें निकल जाए, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है रेदर देन रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी नॉट बैड, दैट इज़ वेरी गुड। हम लोग के यहाँ पे कोलीलिथियासिस की जो सर्जरी होती है, लैब कोली जो बोलते हैं, पथरी जो होती है उसकी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लैब रोबोटिक ही होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो रीनल कैलकुलाई होती है, जो किडनी में पथरी होती है, उसकी भी रोबोटिक ही होती है। हालांकि अब तो मेजर सर्जरीज भी रोबोटिक होने लगे हैं, और फॉरेन में तो अभी तो, यहाँ पे तो बहुत लेट आया, फॉरेन में तो ये बहुत पहले से चल रहा है। इवन वीडियो कंसल्ट से है ना ओटी हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि रोबोटिक सब जगह है, लेकिन हाँ एआई विल रिप्लेस दिस डॉक्टर, ये तो मेरे को लगता है ये नहीं होगा, बिकॉज डॉक्टर हैंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि जो डॉक्टर देखेगा वो रोबोट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ रोबोटिक की अपनी मेरिट्स बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी में ज़्यादा कट्स नहीं लगाने पड़ते, पेशेंट को सर्जिकल मार्क्स नहीं आता। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप कोलीलिथियासिस, गॉल स्टोन जो होता है, पथरी जो पीत की पथरी बोलते हैं, उसमें 3 होल्स करने पड़ते हैं हमें, तीनों होल से काम हो जाता है रोबोटिक में। तो हमें सर्जिकल मार्क्स नहीं आते। तो अब तो आजकल तो कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी हो गई, लोगों को अपनी शरीर ज़्यादा प्यारी हो गई है, कोई सर्जिकल मार्क्स ना आए, तो लोग बोलते हैं रोबोटिक की तरफ जाना है। मेरिट्स डिमेरिट्स आप अपने अपने में, लेकिन हाँ डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। सर एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है ओबिसिटी इन चिल्ड्रन। मतलब कि अभी ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि मतलब लाइक पेरेंट्स के तो एक दोष दे सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है, बट ओबेसिटी इतनी इंक्रीज़ हो गई बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। और लोग वेट लॉस की भी बहुत बात करते हैं इंटरनेट पे भी एंड हर जगह पे। लोग का अपनी लाइफ मतलब कि वो अपनी बॉडी की तरफ मतलब चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट रहे, वो चाहते हैं, बट वो अपनी क्रेविंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाते और अपनी बॉडी फिट नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते जिम में जाना। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि जो चाहते हैं कि वेट लॉस हो पाए, अपनी बॉडी कॉन्शियस होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो ये वेट लॉस की बात हुई, ये वेट लॉस में पहले तो मैं बोलूँगा कि कोई भी डॉक्टर कोई दवाई दे कि ये वेट लॉस करा देगा आपका, या कोई भी ब्रांडेड कंपनीज आपको देता है, कि हालांकि आजकल बहुत आ रही है न्यूज़ में, तो आप ये चीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब ये मेडिसिन दे डोंट प्ले एनी रोल फॉर वेट लॉस। कोई मेडिसिन और जो ओबेसिटी की जो सर्जरीज होती है उसके भी बहुत डिमेरिट्स है। मेरे को लगता है कि खाली एक आदमी दुबला हो जाता है, बाकी डिमेरिट्स तो उसके इतने हैं कि वी शुड नॉट गो फॉर दैट ऑल्सो। आप मेहनत करके ही ओबेसिटी को हटाइए। ओबेसिटी हेरिडेटरी होती है, अगर पेरेंट्स ओबीज है तो बच्चे भी ओबीज होंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है 50-50%। अगर बच्चा ओबीज है तो सबसे पहले तो उनके मदर, अगर बच्चे में ही ध्यान देना है तो मदर फादर को शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि बच्चा क्या खा रहा है और किस टाइम में खा रहा है और क्वांटिटी में क्या ले रहा है, क्या ऑयली ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड, इस बीच का ज्ञान मदर को फादर को ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन बच्चा, क्योंकि बच्चे अपने से तो लेंगे नहीं। हाँ, अब टीनेजर एज में अगर है ना ये चीज़ ओबेसिटी अगर गेन करता है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। क्रेविंग्स अगर होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए तो यू शुड फॉलो अ डाइटिशियन, आपको डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। जिम जाइए, जिम नहीं जाना चाहते हो आप तो भी अगर डाइट फॉलो करते हो तो प्रोग्रेसिवली, अगर बहुत जल्दी वेट लॉस नहीं होगा, धीरे होगा, बट दैट विल बी गोइंग इन अ गुड लाइन। जल्दी जो वेट लॉस करते हैं, जो जिम में जाके 1 महीने में 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी कर लेते हैं, वो वेट गेन भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटरी वेट होता है, कम तो हो जाता है और गेन भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो फैट होता है बॉडी का, उसको कम होने में 1-1.5 साल लगता है। तो कई होते हैं जो जाते हैं जिम, बोलते हैं कि मैं 6 महीने से जिम कर रहा हूँ लेकिन मेरा 2 ही केजी कम हुआ है। अब कोई बोलते हैं मैं 1 महीना जिम किया, मेरा 4 केजी कम हो गया है, बिकॉज जो 4 केजी का कम हुआ है उसका वाटरी वेट है। और आप अगर जो जिनका 1 केजी 2 केजी कम हो रहा है उनका फैट है, तो आप उस चीज़ में भी नहीं जाइए। आप ओबेसिटी को क्या होता हूँ, ओबेसिटी से है ना मतलब इम्पैक्ट ओबेसिटी का कम पड़े आपके शरीर में, उसके लिए आप फूड्स सबसे ज़्यादा है ना, आपको है ना प्रोटीन का वैल्यू सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा। अनहेल्दी चीज राइस इंटेक और है ना चपाती इंटेक में लोग बोलते हैं कि राइस खाने से ओबेसिटी ज़्यादा आती है, लेकिन नहीं, राइस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है और चपाती में जो कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत फ़र्क है। आटा जो होता है, व्हीट जो होता है, उसमें ज़्यादा फैट होता है एज कम्पेयर टू राइस। हाँ, अगर आप प्री मील ले रहे हैं, जल्दी से डिनर जल्दी ले रहे हैं, अगर आप है ना कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं, सैलेड्स और ये खा रहे हैं, आपको है ना हेल्दी फूड खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जो आपको है ना क्रेविंग्स हो रहे हैं तो आप मत खाइए, यू शुड ईट दैट, पर आपको क्वांटिटी उसका देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के खा ले रहे हो,
आपको क्वांटिटी मैनेज करना पड़ेगा। इफ़ यू लो द क्वांटिटी यू, मतलब आपको 50%, अगर आप 4 खा रहे हैं तो आप 2 रोटी खाइए, खाइए सब चीज़, लेकिन आप 2 रोटी खाइए। अगर आप है ना कुछ कोई चीज़ ज़्यादा खाते हो, 5 खाते हो, तो आप उसको हाफ, यू शुड एलिमिनेट हाफ ऑफ योर फूड। ये सबसे मेन रीज़न है। जैसे आप हाफ फूड एलिमिनेट करोगे, 1 महीना 2 महीना में आपका वेट लॉस आपको दिखने लगेगा। सर अभी मैं आपसे मिथ बस्टर्स करना चाहूँगी। जितने भी मिथ्स हैं, लोग सोचते हैं कि इस ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा होता है। मतलब यूजुअली जो हमारे इंडियन सोसाइटी में ये जो धारणाएं बन रखी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन धारणाओं को बताइए कि ये सच है कि गलत है। ठीक है, तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बच्चा भी जानता है नर्सरी का, वो होता है कि ईट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो क्या ऐसा होता है कि अगर हम दिन में एक एप्पल खाएं तो हमें डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एकदम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे? ऐसा क्या, ये क्या सही है कि गलत है? ये सही है। इफ़ यू आर ईटिंग फ्रूट्स, ठीक है, ईट अ एप्पल इन अ डे, मैं तो ये बोलूँगा ईट अ ऑरेंज इन अ डे ऑल्सो कीप्स अ डॉक्टर अवे। आप कोई भी फ्रूट खाइए, फ्रूट जो बॉडी में जाएगी दैट विल बी हेल्पिंग यू इन ईच एंड एवरीथिंग। आपने जितने भी केसेस अभी मेरे से डिस्कस किए हैं, उस सब में फ्रूट्स आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप खाने से पहले सैलेड या आप है ना फ्रूट्स ले रहे हैं, खाने के बाद 2 घंटे बाद फ्रूट्स ले रहे हैं, दैट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ वेरी मच। वो गट हेल्थ बॉडी में वो विटामिन और वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो कि बॉडी में नेसेसरी है। तो हाँ, दिस इज नॉट अ मिथ। सर एक और है कि शुगर खाने से ही शुगर होता है। क्या केवल शुगर खाएंगे हम तो ज़्यादा का ज़्यादा केवल शुगर खाने से ही शुगर होता है कि नहीं? नहीं, ये गलत है। सिर्फ शुगर खाने से ही शुगर नहीं होता है। लोग आजकल है ना ये सोचते हैं कि शुगर खाने से ही शुगर होता है, और लोग बहुत जो जो चीज़ खानी चाहिए वो भी अवॉइड कर देते हैं। नहीं, आप खाइए, शुगर खाने से शुगर नहीं होता है। और मेनली स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये शुगर में, डायबिटिक पेशेंट्स में। तो नहीं, दिस इज अ मिथ। और सर बाकी तो आपने बहुत चीज़ें बता दी, बट एक आखिरी चीज़ मैं तो पूछना चाहूँगी मिथ बस्टर्स में कि सनस्क्रीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड इन फ्यूचर हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है कि ये सनस्क्रीन इज़ गुड और नॉट? नहीं, सनस्क्रीन इज वेरी गुड। ये तो मैं बोलता हूँ कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, या आपकी मॉम हो, मेरी मॉम हो, कोई, हर किसी को सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और लेकिन सनस्क्रीन में भी देखना है आपको कि कौन सी बेस्ट क्वालिटी की है। जैसे SPF 50, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सनस्क्रीन। यूवी रेज, ब्लू रेज, ये सबसे जो प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सनस्क्रीन। और सैलिसिलिक एसिड हुआ, ये सब चीज़ कंटेंट होना चाहिए उसमें। SPF 50 की जो सनस्क्रीन है बहुत अच्छी देखी गई है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया गया है उसमें, मतलब मार्केट में दिखा गया है। सनस्क्रीन तो आपको चाहे धूप हो, चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे नहीं निकल रहे हो, इफ़ यू अप्लाई इन द मॉर्निंग, अगर आप सुबह सुबह उस चीज़ को नहा धो के अप्लाई करते हो, तो दैट विल इम्प्रूव योर स्किन हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाने के लिए। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड। दैट्स इट सर। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी, वो है मेंटल हेल्थ। सर तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी स्ट्रेस, इवन डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोफेशन का इंसान हो, उसकी लाइफ में स्ट्रेस आ ही जाता है। तो और ये जो स्ट्रेस होता है यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि काम है तो स्ट्रेस तो हो गई, ऐसे कह के। तो सर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर में हैवी मेंटल डिसऑर्डर से कैसे बच सकें, और ये स्ट्रेस इग्नोर जो हम करते हैं उसमें क्या अर्ली साइंस हैं जो हमें देखना चाहिए कि हाँ, हमें अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हमको इस पे देखना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए, अदरवाइज़ ये इन फ्यूचर में जाके एक बड़ा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो क्या अर्ली साइंस हैं? ये भी वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग और वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फैक्टर है इंडिया, एज पर एज वर्ल्ड ऑल्सो। इंडिया में तो फिर भी अभी थोड़ा कम है। आप ऑस्ट्रेलिया और ये सब फॉरेन में देखोगे तो स्किज़ोफ्रेनिया बोल के एक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि 60% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस आर इम्पैक्टेड फ्रॉम दैट स्किज़ोफ्रेनिया। एंजाइटी और डिप्रेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, स्किज़ोफ्रेनिया इंडिया में कम है। तो हाँ, पहले देखा जाता था कि ओल्ड एज में जाके ये होता है, आजकल ये बहुत अर्ली एज में देखा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली टू स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, बैचलर्स,
ट्वेल्थ 11th, आजकल तो नॉर्मल एग्जाम्स में अगर फेल हो जाए तो लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो सबसे पहले तो कैजुअल एटीट्यूड थोड़ी लानी पड़ेगी कि जो भी चीज़ इम्पैक्ट हुआ है उसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है आपके लाइफ में, यू कैन अचीव मोर बेटर इन द वे। प्लस कितनी सारी नेचुरोपैथी स्टार्ट हो गई है जो बॉडी को अंदर से हील करती है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत आई एम गोइंग इन डिप्रेशन और एनजाइटी, तो पहले तो आपको खुद को ये चीज़ फील होना पड़ा कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग, मतलब इनसाइड माई बॉडी। ये जैसे कि अकेलापन रहना, किसी से बात नहीं करना, थोड़ा चिड़चिड़ा रहना, आप अगर आप सोशल प्लेस में है तो अपने आप को आइसोलेट रखना, 4 लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये सब थॉट आना, कोई अच्छा नहीं लगना, खाना पसंद नहीं होना, टेस्ट नहीं आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। इसमें एक और होता है जिसमें प्रेगनेंसी में होता है, जो होता है प्रेगनेंसी में बच्चे जब हो जाते हैं तो बच्चे होने के बाद मदर को अपने बच्चे को लेकर बहुत एंजाइटी होती है कि मेरा बच्चा को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि मैं अपने बच्चे को रूम में छोड़ के गई हूँ तो मेरा बच्चा कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज। उस समय मदर का केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय जो मदर डिप्रेशन में जाती है दैट शी कैन गो फॉर अ लाइफ टाइम, वो डिप्रेशन को कंटिन्यू भी रख सकती है, वो डर हो जाता है मदर के अंदर। तो उस समय मदर का केयर करना, प्लस जो बच्चे हैं, जो कॉलेज वाले बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग हुए, तो हम लोग को भी एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि वी शुड हैव अडॉप्ट अ कैजुअल एटीट्यूड। अगर इस चीज़ से बचना है तो ऑब्वियसली आपको है ना पहले तो हेल्दी रहना पड़ेगा। सेकंड, आपको है ना अगर लगता है ऐसा कुछ है तो यू शुड ज्वाइन सम नेचुरोपैथी, यू शुड डू योगा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यू आर डूइंग 10 मिनट्स मेडिटेशन दैट विल गिव यू द एनर्जी ऑफ फॉर द होल डे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ से है ना आपको, ये सब चीज़ से आप इंटेक करोगे ये सब चीज़ का, तो डिप्रेशन एंजाइटी विल नॉट बी देयर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं अपने करियर का जहाँ पे आपको लगा हो कि दिस इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू बिकम हु आई एम नाउ। तो आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए अपनी लाइफ में, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। आपने जैसे वो निकाला हार्ट अटैक का जो यंग एज में होता है, देयर वाज माय फ्रेंड व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस, फर्स्ट ईयर में था, उसको हार्ट अटैक्स एंड ही इज़ नो मोर राइट नाउ। तो उसको भी हार्ट अटैक से ही वो है ना उसकी डेथ हुई। तो जब उसको हम लोग इमरजेंसी लेके गए फॉर चेकअप के लिए, तो हिज एज वाज आई थिंक सो 24-25। तो जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था तब, तो उसकी जब हमने इमरजेंसी लेके गए, हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये होती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की जो पेन होती है वो भी हार्ट में रेडिएट होती है। तो लोग सोचते हैं इतना यंग एज में गैस्ट्राइटिस ही पेन होगा, हार्ट पेन तो होगा नहीं, तो इग्नोर कर देते हैं, और गैस्ट्राइटिस की पेंटॉप ये सब होती है वो हम लोग खा लेते हैं। हालांकि जब हार्ट में अगर पेन हो जो रेडिएट होता है लेफ्ट साइड में या लेफ्ट जॉ में, तो कॉन्शियस होना चाहिए। उसको ये हो रहा था, वो इग्नोर कर रहा था। फिर एक बार उसकी हार्ट में इतनी ज़्यादा पेन होने लगी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में कि हमें उसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ा। विद इन 10 मिनट्स उसकी डेथ हो गई। वहाँ पर पता चला कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो आया था। तो ये एक बहुत बड़ी हम लोग को उस समय सीखने को मिला कि वी शुड नॉट इग्नोर एनी स्मॉल थिंग। कुछ भी अगर छोटी से छोटी चीज़ भी, वाइटल ऑर्गन जो ब्रेन, हार्ट, लीवर, ये सब में है, आप जांच कराइए। आप अगर जांच नहीं कराओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। तो हाँ, डॉक्टर बनने का तो मेरा शुरू से ही था कि मेरे को आई वांटेड टू ट्रीट अ पेशेंट, आई वांटेड टू ट्रीट रूरल एरिया पेशेंट्स, बिकॉज दे डोंट नो, उनको दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर बॉडी, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रिवेंशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बढ़ाना, सो डैट वी कैन। अब जैसे पोलियो था, वो पोलियो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोग्राम चलाया कि पोलियो इंडिया से इरेडिकेट ही हो गया है, तो दैट अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वैसा ही हाँ एक है कि जितने हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए, सबसे ज़्यादा वो पेशेंट ठीक हो नहीं हो, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ से ये प्रॉब्लम हो सकती है, सो डैट वो लोग अपना टेस्ट कराएं। अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अपना वैल्यूबल टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा लाइक सेकेंड इंटरव्यू है ऑफ टुडे, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।